चलिए, तो हम लोग का काइनेमेटिक्स का रिलेटिव मोशन का लास्ट क्लास है ये, और हम लास्ट क्लास में आपको बता चुके हैं कि बेसिकली इस क्लास में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि हमारा जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट छूट रहा है वो क्लियर हो जाए, और जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं हम उनको अच्छे से अप्लाई करना सीखें, है ना। तो स्टार्ट करें, ध्यान से सुनिए। इस सवाल से स्टार्ट करते हैं कि अ मैन कैन स्विम इन अ स्टिल वाटर एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। पहला बात, लास्ट क्लास में बता चुके हैं कि स्टिल वाटर में स्पीड का मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड नहीं है, दिस इज द स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ये रिवर के रिस्पेक्ट में स्पीड है। किसके रिस्पेक्ट में? रिवर के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत? पक्का? ही वांट्स टू क्रॉस a 0.5 किलोमीटर वाइड रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम। वो रिवर को सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना चाहता है, और ये तब पॉसिबल है जब रिवर के रिस्पेक्ट में वो अपनी वेलोसिटी को परपेंडिकुलर रखे। याद है, बता चुके हैं ये सारी बातें। रिवर इज फ्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। रिवर की वेलोसिटी आपको पता है, वाटर किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, देन यू हैव टू फाइंड द ड्रिफ्ट। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है तो रिवर के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी यानी VMR वो कुछ ऐसे होगा, है ना। कोई दिक्कत? बट इसकी जो नेट वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ मैन विल कम आउट टू बी VMR प्लस VR, है ना। रिवर को ऐसा समझो कि प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म पे तो ये आदमी सीधा चल रहा है, बट प्लेटफॉर्म के आगे चलने के कारण इसका नेट वेलोसिटी कुछ ऐसे दिखना चाहिए, है ना। बिल्कुल दिखेगा, देखो VMR प्लस VR, तो इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे दिखेगी। दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ मैन। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, ध्यान से देखो, अगर हम इसको आई कैप मान लेते हैं और इसको जे कैप, ठीक है, इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस और इस डायरेक्शन को वाई एक्सिस मान लेते हैं, तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ मैन को लिखने की कोशिश करें तो VMR कितना हो जाएगा? ये जो कि है 5 जे कैप प्लस VR को आप लिख सकते हो 3 आई कैप, है ना। बिल्कुल सही। अच्छा, रिवर क्रॉस करने का मतलब क्या है? अगर ये रिवर में, हाँ, ये पहुंचेगा कहां? यहां कहीं पहुंचेगा। ध्यान से देखो, ये भले ही रिवर के रिस्पेक्ट में अपनी वेलोसिटी इधर रख रहा है, बट ये यहां नहीं पहुंचेगा क्योंकि इसका जो नेट वेलोसिटी है वो कुछ ऐसे आ रहा है, यानी ये कुछ यहां पहुंचेगा, है ना। अच्छा, वो यहां पहुंचे या यहां पहुंचे, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0.5 किलोमीटर, यानी रिवर को क्रॉस करने का मतलब ही है कि वाई में मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? 0.5 किलोमीटर होना चाहिए, यानी डिस्प्लेसमेंट इन वाई इज बेसिकली 0.5 किलोमीटर। अब ध्यान से सुनो, इसकी वेलोसिटी को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। जो मैन की नेट वेलोसिटी है, ये इसका एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट। रिवर क्रॉस कराने के लिए वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार है? वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट क्यों? क्योंकि रिवर क्रॉस करने का मतलब है वाई में 0.5 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो y में आपको डिस्प्लेसमेंट पता है और वेलोसिटी का y कंपोनेंट पता है, तो आप ही बताओ जो शॉर्टेस्ट टाइम होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डेल्टा y बाय 5, यानी 0.5 बाय 5, तो ये आ जाएगा 0.1 आवर। 1 घंटे में ये आदमी रिवर को क्रॉस कर जाएगा, सॉरी 0.1 आवर। लेकिन इसी दौरान इसके वेलोसिटी का x कंपोनेंट इसको x एक्सिस में भी मूव कराएगा। अरे कराएगा ना, आदमी के वेलोसिटी का x कंपोनेंट इसको आगे भी ले जाएगा। कितना आगे ले जाएगा? ये है डिस्प्लेसमेंट x में, अरे है ना।
तो आपके पास टाइम पता है और इस आदमी के वेलोसिटी का x कंपोनेंट पता है, तो जो x में डिस्प्लेसमेंट होगा यही तो मेरा ड्रिफ्ट है। अरे ऐसा समझो ना, प्लेटफॉर्म पे ये सीधा चला और साथ में प्लेटफॉर्म आगे चला गया, है कि नहीं है? तो प्लेटफॉर्म कितना आगे चला जाएगा? 3 इंटू 0.1 किलोमीटर, दैट इज 0.3 किलोमीटर। दिस इज योर ड्रिफ्ट। ये कितना आगे जा चुका होगा? यहां पहुंचने के बजाय यहां पहुंचेगा, और ये जो ड्रिफ्ट होगा ये हो जाएगा 0.3 किलोमीटर। पक्का याद करो, लास्ट क्लास में हम बता चुके हैं कि शॉर्टेस्ट टाइम में वो रिवर को तब क्रॉस करेगा जब रिवर के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी रिवर के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी, है ना। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब करेगा? तो वो कुछ ऐसे एंगल पे जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर बाय वी एम आर, और उसमें कंडीशन होना चाहिए था कि वी आर शुड बी लेस देन VMR, VR शुड बी लेस देन VMR। तो अगर इसी सवाल में पूछ लेता, पूछा नहीं है, अगर इसी सवाल में पूछ लेता कि वो किस एंगल पे चले कि वो रिवर को डायरेक्टली क्रॉस करे, यानी यहां से चले और यहां पहुंचे, तो ऑब्वियसली आप सोचो कि वो ऐसे तो रिवर के रिलेटिव नहीं चलना चाहिए। अगर रिवर के रिलेटिव ऐसे स्विम करेगा तो रिवर तो उसको अपने साथ आगे ले जाएगा, तो ऑब्वियसली उसको किसी एंगल पे स्विम करना पड़ेगा, कुछ ऐसे। ये अभी की बात नहीं है, ये तब की बात है अगर पूछता कि उसको जीरो ड्रिफ्ट में क्रॉस करना है ना, तो वो कुछ ऐसे चलता है एंगल थीटा पे, और ये थीटा कितना होगा? तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर बाय वी एम आर, दैट इज 3/5 साइन थीटा। तो थीटा बराबर 37 डिग्री, यानी इस डायरेक्शन से अगर वो अपनी वेलोसिटी को 37 डिग्री पे रखता तो वो यहां पहुंच जाता। बिल्कुल कैसे? तो ये होता VMR और ये होता VR, तो इसका नेट वेलोसिटी कुछ सीधा होता। बात समझ में आ रही है? इन सारी बातों को अपने लैंग्वेज में नोट डाउन करो पक्का अच्छे से, ठीक है। तो स्क्रीन पे यूरोडोव का क्वेश्चन नंबर 1.1 दिख रहा है, और हम आपको बता चुके हैं कि अगर आपको हमसे पढ़ना है तो आपके पास यूरोडोव होना चाहिए, ठीक है। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1.1 दिख रहा है, जिसको आप पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है। फिर हम उसका वो भी सॉल्यूशन बताएंगे जो आप सोचते हो, जो बच्चों के दिमाग में सबसे पहले आता है, और फिर उसका एक स्मार्ट सॉल्यूशन बताएंगे जिससे आपको रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन का जो पावर है वो पता चलेगा, ठीक है। तो स्क्रीन पॉज करो, सवाल को नोट डाउन करो और 3 से 4 मिनट का टाइम लेके बनाने की कोशिश करो, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो क्या हो, इसका सॉल्यूशन पहले बता रहे हैं जो आप सोचते हो। क्या बोल रहा है कि अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम मतलब होता है कि फ्लो के साथ, ओवरकम्स अ राफ्ट एट पॉइंट ए। राफ्ट का मतलब होता है लकड़ी का फट्टा या बांस से बना हुआ नाव, ठीक है, जिसमें कोई इंजन नहीं है और उसको कोई धक्का नहीं दे रहा है, वो आप बस पानी में रख दिए हो तो वो उसी रफ्तार से फ्लो करेगा जिस रफ्तार से पानी फ्लो कर रहा है, रिवर फ्लो कर रहा है। कोई दिक्कत? तो राफ्ट को पॉइंट ए पे क्रॉस करता है, ठीक है, और इसमें कुछ जो नोटेशन है उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बोलता है कि उसको क्रॉस किया ए पे, एक मोटर बोट है, मोटर बोट में इंजन लगा होगा, है ना, वो चला, उसको क्रॉस करते हुए 60 मिनट तक आगे चला, टाउ इक्वल टू, इसको टाउ बोलते हैं, ठीक है, 60 मिनट तक वो आगे चला। उसके बाद वो घूमा और कुछ दूर वो घूमा और वापस चला, और कुछ देर बाद वो राफ्ट को फिर से मिला। किसको मिला? राफ्ट को फिर से मिला, ठीक है। कितने दूरी पे? अच्छा, उस दौरान राफ्ट कितना आगे जा चुका है? तो राफ्ट पॉइंट ए से 0.6 किलोमीटर आगे जा चुका है, ठीक है। फाइंड द फ्लो वेलोसिटी, फाइंड द फ्लो वेलोसिटी
अज्यूमिंग दैट ड्यूटी ऑफ इंजन टू बी कांस्टेंट। सारे टर्म को समझते हैं। फ्लो वेलोसिटी निकालना है। रेफ्ट का मतलब हम आपको समझा दिए कि रेफ्ट उसी रफ्तार से चलेगा जिस रफ्तार से रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, बचपन में अगर कुछ पढ़े हो कि रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में जाने पे वेलोसिटी जोड़ देते हैं, वापस आने पे घटा देते हैं, भूल जाओ। बिल्कुल फालतू का दिमाग नहीं लगाना है। जो फंडा आप सीखे हो उसको यूज करना है, ठीक है। अच्छा, एक टर्म यूज कर रहा है ड्यूटी ऑफ इंजन टू बी कांस्टेंट। इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज कांस्टेंट, ठीक है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाटर के रिलेटिव जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर को एक वैल्यू दे देते हैं हम लोग VBR, है ना। इसको वैल्यू ही दे देते हैं VBR, विच इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। रिवर या इसको वाटर बोल देते हैं क्योंकि एक और चीज है दैट इज रैफ्ट, है ना, तो इसलिए इसको बोल देते हैं वाटर, ठीक है। तो ये वो वेलोसिटी है जो रिवर के रिलेटिव है मोटर बोट का। वो डाउन स्ट्रीम भी वही है, अप स्ट्रीम भी वही है। ये बोलना चाहता है कि ड्यूटी ऑफ इंजन टू बी कांस्टेंट। तो पहले उस तरीका से सॉल्व करते हैं जो बच्चे सोचते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये पॉइंट ए है मान लेते हैं, ठीक है। यहां पे रैफ्ट है, ध्यान से सुनना, लकड़ी का फट्टा, इसको ऐसे बना लेते हैं। यहां पे इसको बोट क्रॉस किया, बोट को ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। अभी क्रॉस किया, कब क्रॉस किया आप जल्दी बताओ, तो t=0 पे, ठीक है। अच्छा, रिवर कुछ ऐसे फ्लो कर रहा, ध्यान से देखो, रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है, तो रिवर की वेलोसिटी मान लेते हैं VW, जो कि वाटर की वेलोसिटी है ना, जो कि वाटर की वेलोसिटी। अच्छा, रैफ्ट किस स्पीड से चल रहा होगा, तो रैफ्ट भी उसी स्पीड से चल रहा होगा जिस स्पीड से वाटर फ्लो कर रहा है ना, जिस स्पीड से वाटर फ्लो कर रहा है। तो रैफ्ट की जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ रैफ्ट विल बी सेम एज वेलोसिटी ऑफ वाटर। कोई दिक्कत? इस डायरेक्शन को हम प्लस ले लेते हैं, वन डायमेंशनल है, और इस डायरेक्शन को माइनस ले लेते हैं। कोई दिक्कत? पहले हम वो मेथड बता रहे हैं जो बच्चे सोचते हैं, ठीक है। बोल रहा ये चला, ये 1 घंटे तक चला, ये बोट कितना देर तक चला, 1 घंटे तक। तो मान लो यहां पहुंच गया किसी पॉइंट पे, मान लेते हैं उस पॉइंट का नाम है टर्निंग पॉइंट, तो इसका नाम रख देते हैं T, कैपिटल T, टर्निंग पॉइंट, जहां पे ये बोट टर्न होगा। कोई दिक्कत? अच्छा, रिवर के रिस्पेक्ट में बोट की वेलोसिटी क्या है, तो VBW। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोट की वेलोसिटी क्या होगी? अच्छा, अभी VBW किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना। तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम जर्नी। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम जर्नी, डाउन स्ट्रीम जर्नी, ठीक है। डाउन स्ट्रीम जर्नी की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ बोट विल बी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। और पानी जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वो पॉजिटिव है, और अभी बोट इधर जा रहा है ना, वाटर का रिलेटिव बोल रहा है ऐसे जा रहा है, तो VBW भी क्या होगा साइन में? पॉजिटिव। तो वेलोसिटी ऑफ बोट जो डाउन स्ट्रीम की कहानी है वो हो जाएगी VBW प्लस VW, ठीक है। दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ बोट वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम, वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम। और ये कितने देर तक चलता है? कितने देर तक चलता है? टाउ, 1 घंटे तक। कितने देर तक चलता है? 1 घंटे तक। तो 1 घंटे में ये कितना आगे आएगा आप बताओ? तो 1 घंटे में ये आगे आ जाएगा VB टाउ,
कितना आगे आ जाएगा, वी बी टाउ। पक्का? चलो, ये तो कहानी हो गई डाउन स्ट्रीम की, ठीक है, वी बी टाउ, ठीक है। और बोला यहां से टर्न हुआ, अब वापस आ रहा, ध्यान से सुनना, और कुछ देर चला, ठीक है, तो मान लेते हैं टी टाइम चला। कितना देर चला? टी टाइम, ठीक है। और इसको मिल गया रेफ्ट, क्योंकि रेफ्ट भी कुछ आगे आ गया होगा। अरे ये वापस हुआ और टी टाइम तक चला, ठीक है, कुछ दूर चला होगा, और इतने देर में रेफ्ट भी तो फ्लो करके आगे आ गया होगा, है ना। तो रेफ्ट यहां कहीं आ गया मान लेते हैं, ठीक है। और बोला ये 6 किलोमीटर है, ये कितना है, तो ये है 6 किलोमीटर, ठीक है। और मेरे हिसाब से ध्यान से सुनना, ये जो 6 किलोमीटर होगा, दिस कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ वाटर इनटू टाउ प्लस टी। बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्यों? टोटल टाइम कितना एलेप्स हो गया है, टाउ और टी। अरे ये जब यहां से चल के यहां आया, उतने देर में ये 6 किलोमीटर चला, और ये तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है VW से, और इसको टाइम कितना मिला, तो टाउ और टी, टाउ और टी। कोई दिक्कत? तो ये कितना आगे चला गया, 6 किलोमीटर, और 6 किलोमीटर को हम लोग लिख सकते हैं VW इंटू टाउ प्लस टी। बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। अच्छा, ये अब रेफ्ट की बात करते हैं फिर से। रेफ्ट जब जा रहा था तो कितना दूर चला, यहां से यहां गया तो रेफ्ट कितना दूर चला, वी बी टाउ। अच्छा, डाउन स्ट्रीम के लिए वी बी क्या है, ऐसा करते हैं ना, वी बी, अच्छा वेलोसिटी ऑफ बोट रहने देते, ठीक है। ये है वी वी डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू, ठीक है। तो इस दूरी को, इस दूरी ए बी को, और इसका नाम रख देते हैं सी, इसका नाम रख देते हैं सी, ठीक है। ए और टी, ए टी जो डिस्टेंस होगा, ध्यान से सुनना, ए टी डिस्टेंस कैन बी रिटन एज वी बी डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू टाउ। टाउ 1 घंटा, उसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल ध्यान से सुनो, जब ये वापस बोट यहां से यहां आ रहा होगा, यानी अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मोशन, ठीक है। अब बोट की वेलोसिटी इतनी नहीं रहेगी, क्यों? ध्यान से सुनना, अब जब ये वापस आ रहा है तो क्या बोला, ड्यूटी ऑफ इंजन इज कांस्टेंट। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि रिवर के रिलेटिव बोट की वेलोसिटी अभी भी कितनी होगी मैग्नीट्यूड में, VBW, लेकिन डायरेक्शन क्या है, उल्टा। तो अब की बात जब अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो है, वाटर जो है, ये असल में इतना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिवर के रिलेटिव इधर आ रहा, पीछे आ रहा ना, और रिवर की वेलोसिटी तो अभी भी हुए है VW। तो वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट, ध्यान से सुनना, वेलोसिटी ऑफ बोट जो इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, इसको VB डैश बोल देते हैं। आपकी बात, वापसी में जो वेलोसिटी है, ये हो जाएगा आपका माइनस VBW प्लस VW, ठीक है, माइनस VBW प्लस VW। अच्छा, अगर ग्राउंड के रिलेटिव ये आपको इधर आता हुआ दिख रहा है, मतलब कौन सा मैग्नीट्यूड में ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा, है ना। तो अगर सिर्फ VB डैश के मैग्नीट्यूड की बात करें, तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से VBW माइनस VW, ठीक है। अगर ये मैग्नीट्यूड में बड़ा नहीं होगा तो ये वापस आता हुआ दिखेगा ही नहीं, भले ये बोट उल्टा हो जाएगा, बट रिवर अगर बहुत तेज फ्लो कर रहा है तो अपने साथ लेता चला जाएगा, है ना। तो ऑब्वियसली किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इसका। ये हो गया आपका VB डैश का मैग्नीट्यूड।
है ना। और इस रफ्तार से कितना देर चला, t टाइम, है ना। तो बोट अप स्ट्रीम कितना चला होगा, तो बोट अप स्ट्रीम चला होगा, ये चला होगा आपका t इंटू वी बी डब्ल्यू माइनस वी डब्ल्यू। ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है। ये वाला लेंथ हो जाएगा, ये वाला लेंथ, ठीक है। और ये वाला लेंथ मिलके ये लेंथ बनाना चाहिए। ध्यान से सुनो, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ, हाँ कि ना। सिंपल ज्योमेट्री है ना। तो इक्वेशन लगाते हैं, ये दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, अलग से लिखते हैं, यहां तक नोट डाउन करो फिर लिखते हैं हम अलग से, ठीक है। यहां तक जल्दी से नोट डाउन करो। तो हम लिख सकते हैं वी डब्ल्यू टाउ प्लस टी, टाउ प्लस टी प्लस टी इंटू वी बी डब्ल्यू माइनस वी डब्ल्यू, दिस मस्ट बी इक्वल टू ये AT। तो वी बी डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू टाउ, ठीक है। आपके पास लिखा हुआ होगा, आपको दिख जाएगा ज्योमेट्री से, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करो, वी डब्ल्यू टाउ प्लस वी डब्ल्यू टी प्लस टी वी बी डब्ल्यू माइनस टी वी डब्ल्यू बराबर टाउ वी बी डब्ल्यू प्लस टाउ वी डब्ल्यू, ठीक है। टाउ वी डब्ल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहां से बचेगा t बराबर टाउ, t बराबर टाउ, मतलब वो वापसी में भी कितना देर चला होगा, 1 घंटा। अगर जाने में 1 घंटा चला तो वापसी में भी 1 घंटा चला होगा, यानी बोट टोटल कितना देर चला, टोटल टाइम कितना हो गया आपका, टोटल टाइम हो गया मेरा 2 घंटा, ठीक है। इस 2 घंटा को यहां पुट करो, 6 बराबर 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ वाटर, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर विल कम आउट टू बी 3 किलोमीटर पर आवर। खत्म। वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना आ रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर। इतना खासा अच्छा खासा मेहनत करना पड़ा, है ना, तब जाके मेरा आंसर आया, ठीक है। अब इसको हम एक स्मार्ट मेथड से चलेंगे, जहां से आपको समझ में आएगा कि रिलेटिव कितना पावरफुल है ना। तो पहले यहां तक अच्छे से नोट डाउन करो। देखो, अब इसी चीज को, सेम सवाल को ध्यान से सुनना, एक लाइन में किया जा सकता है, एक लाइन, ठीक है। बस हमारा सोचने का अंदाज बदल जाएगा। कैसे, ध्यान से सुनना। इस सवाल को हम अब ग्राउंड के फ्रेम से नहीं करेंगे, पिछले बार हमने ग्राउंड के फ्रेम से करा, हम लोग अब रिवर के फ्रेम से करेंगे, रिवर या राफ्ट। अब बोलोगे सर दोनों का फ्रेम सेम होगा, बिल्कुल, क्योंकि राफ्ट रिवर में रखा हुआ है, राफ्ट रिवर के रिलेटिव नहीं चल रहा, राफ्ट उसी रफ्तार से चल रहा है जिस रफ्तार से रिवर चल रहा। तो बेसिकली राफ्ट में बैठने का मतलब है कि आप रिवर में बैठ गए, है ना। अब आप भी उसी रफ्तार से फ्लो करोगे जिस रफ्तार से रिवर फ्लो कर रहा, मतलब रिवर आपको चलता हुआ नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा, मतलब बेसिकली ऐसा समझो ना, आप एक ऐसे ट्रेन में बैठे हो, आप चुपचाप इस ट्रेन में बैठ गए, जैसे ट्रेन में रखा हुआ कुर्सी ग्राउंड से तो चलता हुआ दिखेगा, ट्रेन के साथ फ्लो करता हुआ, है ना। लेकिन अगर आप ट्रेन में चले जाओगे, उस कुर्सी पे बैठ जाओगे, तो क्या आपको ट्रेन चलती हुई दिखेगी? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल वैसे ही अगर हम राफ्ट पे ही बैठ जाते हैं, कहां बैठ जाते हैं, राफ्ट पे,
तो ना तो अब हमको रिवर चलता हुआ दिखेगा ना तो रेफ्ट चलता हुआ दिखेगा, क्योंकि हम रिवर के फ्रेम में चले गए हैं, रेफ्ट के फ्रेम में चले गए। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, अब ये कहानी कैसे सुनाएगा, सेम कहानी ये कैसे सुनाएगा। ये बोलेगा कि ये बोट हमको अभी क्रॉस किया, अभी हमको ये बोट क्रॉस किया t = 0 पे, ठीक है। और ये भी बोला गया है कि रिवर के रिस्पेक्ट में बोट का जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, चाहे अप स्ट्रीम हो या डाउन स्ट्रीम। आप ऐसे समझ सकते हो कि ये ट्रेन है, इस ट्रेन में ये आदमी जिस रफ्तार से गया उसी रफ्तार से वापस आ सकता है ना। ट्रेन के रिलेटिव इसका रफ्तार चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर इस फ्रेम में ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो ये ऐसे चलता हुआ कुछ दूर चला गया, ठीक है, कहीं चला कोई मतलब नहीं, इतना दूर जाने में। अच्छा, यहां से वो टर्न होता तो टर्न होने से पहले ये कितना देर चला, तो 1 घंटा, ये दिया हुआ, ध्यान से सुनना। अब आप लॉजिकली बता सकते हो कि इस फ्रेम में चूंकि सिर्फ ये चल रहा है और वो भी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो अगर यहां से यहां जाने में इसको 1 घंटा लगा तो पक्का इसको वापस आने में भी 1 घंटा लगा होगा। अरे रेफ्ट से मिला गया और वापस जब रेफ्ट को मिला होगा तो पक्का कितना टाइम बीत चुका होगा, 2 घंटा। अरे बीत चुका है ना, रेफ्ट वाला टाइम की कहानी बता दिया। अच्छा, टाइम का फ्रेम से लेना देना कुछ नहीं, टाइम का फ्रेम से कुछ भी लेना देना नहीं है। दैट मीन्स समय तो हर फ्रेम से देखो तो वही होगा। अब ग्राउंड फ्रेम से देख लेते हैं। पहले रिवर या रेफ्ट के फ्रेम से हम टाइम निकाल लिए, अब ग्राउंड के फ्रेम से ये कितना आगे जा चुका है, 6 किलोमीटर। रेफ्ट कितना आगे जा चुका है अपनी जगह से, 6 किलोमीटर। कितना टाइम लगा, 2 घंटा। तो ऑब्वियसली किस रफ्तार से चला होगा, खत्म, फिनिश्ड, गया। समझ में आया? पक्का समझ में आया तो जल्दी से नोट डाउन करें इसको। तो एच सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन पे है। स्क्रीन पॉज करो, 5 मिनट का टाइम लो और इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, है ना। तो पहले स्क्रीन पॉज करने का, 5 मिनट खुद से इस सवाल को ट्राई करने का, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है, पक्का, जल्दी से। तो देखिए, एक अच्छा सवाल है और अगर इसमें आप सही से एक्सिस चूज कर लेते हैं तो ये बहुत आसान सवाल है। और अगर आपने एक्सिस सही से चूज नहीं करा तो सवाल ज़रूर सॉल्व होगा लेकिन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक गुड चॉइस ऑफ एक्सिस कैन मेक द प्रॉब्लम क्वाइट ईजी। इसमें क्या है कि एक प्लेन है जिसको कि मान लो ऐसे जाना है इस डायरेक्शन में, विच इज़ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाना जो ब्लू लाइन का वेक्टर दिख रहा है, ठीक। अब बोल रहा है कि विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। तो विंड वाले वेक्टर को हम ब्लैक कलर में दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कलर से लिखा हुआ किस वेक्टर को हम किससे दिखा रहे हैं, ठीक है। ब्लैक कलर से वेलोसिटी ऑफ विंड विच इज़ ड्यू नॉर्थ, और यही वेक्टर यहाँ पे भी है ना। वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द एयर स्पीड ऑफ द प्लेन, एयर स्पीड ऑफ द प्लेन का मतलब है वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, वो है 150 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच द पॉइंट बी। अब ध्यान से सुनो मेरी बात कि प्लेन को इधर जाना, दैट मीन दिस इज द नेट वेलोसिटी ऑफ प्लेन, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं वीपी वेक्टर। क्या बोल रहे हैं ब्लू कलर में, क्या आपका वीपी वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ प्लेन वेक्टर। और ये कितना एंगल बना रहा है, तो ये एंगल बना रहा है आपका यहाँ से 30 डिग्री। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन वेक्टर जो होगा दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। और वेलोसिटी ऑफ विंड वेक्टर अगर इधर है तो आप खुद सोचो, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड कुछ ऐसे होगा तभी तो इनका नेट सम ये वेक्टर बनेगा, है ना। तो ये मान लेते हैं कि ये है आपका वेलोसिटी ऑफ प्लेन विच इज़ 150 इन मैग्नीट्यूड प्लस वेलोसिटी ऑफ
विंड विल गिव यू नेट वेलोसिटी ऑफ प्लेन। अब ध्यान से अगर सोचो तो यहाँ पे प्लेन को इस डायरेक्शन में जाना है, दैट मीन्स प्लेन की वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर नहीं है, तो क्यों ना हम एक एक्सिस इस डायरेक्शन में चूज कर लें और इसको हम बोल लेते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस खुद ब खुद इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ? ऐसा करने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि हम जानते हैं कि ये दोनों वेक्टर वेलोसिटी ऑफ प्लेन और वेलोसिटी ऑफ विंड, ये दोनों वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड वेक्टर मिल के एक्स में देना चाहिए नेट। अरे नेट किस डायरेक्शन में आना चाहिए? एक्स में। इसका मतलब इन दोनों का वाई कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। तो इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में वो प्लेन एयर के रिलेटिव जा रहा है। ठीक, तो आप खुद सोचो कि इसका कंपोनेंट जो होगा, इसका कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर या वाई के अलोंग होगा वो कौन सा होगा? ये वाला होगा। इसका दो कंपोनेंट करोगे ना, एक ये और एक ये। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा कॉस थीटा और ये वाला साइन थीटा। और इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 150। मैग्नीट्यूड क्या है? 150। तो इसका कंपोनेंट रेड कलर में ही हम शो कर रहे हैं, इधर हो जाएगा 150 साइन थीटा हो जाएगा। और इसका कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ विंड का कंपोनेंट कितना हो जाएगा? आप ही सोचो। ये अगर 30 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा? 60। ये क्या हो जाएगा? 60। तो इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड का मैग्नीट्यूड 20 है, तो इधर इसका कंपोनेंट हो जाएगा 20 cos 60 हो जाएगा। अब अगर इन दोनों वेक्टर का नेट x में आना है, मतलब ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं 150 साइन थीटा इज इक्वल टू 20 cos 60। ठीक है, तो साइन थीटा क्या आ गया आपका? साइन थीटा आ गया 1/15। तो पहले सवाल का जवाब मिल गया आपको कि उसको प्लेन एयर के रिलेटिव किधर लेके जाना होगा। एयर के रिलेटिव किधर लेके जाना होगा? तो इस डायरेक्शन से 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट वाले डायरेक्शन से थीटा एंगल पे, है ना। और साइन थीटा क्या होगा उसका साइन थीटा हो जाएगा 1/15। कोई दिक्कत? तो ये आपका एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या बोलता है कि टाइम बताओ प्लेन को जो ए से बी तक जाने में लगेगा। तो वो क्या हो जाएगा? जो प्लेन का नेट वेलोसिटी हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ये वेक्टर जो है, इससे आप डिवाइड कर दो किसको? 500 किलोमीटर को। ठीक है, तो पहले तो नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो वो कैसे आएगा कि इन दोनों का एक्स कंपोनेंट अगर आप जोड़ दोगे तो यू विल गेट द नेट वेलोसिटी, जो कि ब्लू कलर का वेक्टर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी 150 cos थीटा। अच्छा, साइन थीटा अगर 1/15 है तो cos थीटा क्या हो जाएगा? तो cos थीटा आपका जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4√14/15। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आ जाएगा आपका 150 cos थीटा प्लस 20 cos 30। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10 4
√14 प्लस √3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये कितना डिस्टेंस कवर करना है इस डायरेक्शन में प्लेन को? तो 500 किलोमीटर। तो उसको डिवाइड कर दो तो टाइम आ जाएगा आपका। तो यू विल गेट टाइम इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकेंड। ये जो वीपी आया है इसका मैग्नीट्यूड है कितना? 10 इंटू 4√14 प्लस √3 इंटू 60 कर दोगे तो ये मिनट्स में आ जाएगा, ठीक है। और सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 49.90। ये आ जाएगा आपका 49.90 मिनट्स। तो अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हो? 50 मिनट्स। यही आपका आंसर है, ठीक है। थैंक यू। चलिए, तो एक सवाल अभी आपके स्क्रीन पे आएगा, ध्यान से पढ़ना उसको। 1998 का सवाल है, सब्जेक्टिव सवाल है ना। तब सब्जेक्टिव सवाल आता था, 8 नंबर का सवाल है, ठीक। तो उस सवाल को स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। 10 मिनट का टाइम आपको मिलता है ना। उसके दोनों पार्ट को खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, है ना। तो पहले सवाल देखो। चलो, पहले इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बोलता है कि एक हैवी बॉक्स है जो कि एक स्मूथ इंक्लाइन पे स्लाइड कर रहा है ना। किसी टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे बॉक्स के अंदर 2 पॉइंट है, पी और क्यू। बॉक्स के अंदर ये पॉइंट है, ये ग्राउंड पे डिनोटेड पॉइंट नहीं है कि इंक्लाइन पे यहाँ पी है और यहाँ क्यू है। ये बॉक्स के अंदर का 2 पॉइंट है, पी और क्यू, ठीक है। बोला कि किसी टाइम टी पे, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया। बॉक्स के रिलेटिव एंगल अल्फा था और ये ऐसे मूव करके यहाँ किसी पॉइंट क्यू पे गिरा। बॉक्स के अंदर के किसी पॉइंट क्यू पे गिरा। तो आपको ये पी क्यू का सेपरेशन बताना है, पहला पार्ट। ध्यान से सुनो। ऑब्वियसली यहां बॉक्स के अंदर जाके काम करना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। क्योंकि बॉक्स खुद मूव कर रहा है ना। और ऐसे भी ये जो सेपरेशन पूछा है वो बॉक्स के रिलेटिव पूछा, तो क्यों ना बॉक्स के ही फ्रेम में चले जाए, है ना। तो पहला पार्ट हम लोग कहां से सॉल्व करेंगे? बॉक्स के फ्रेम से, ठीक है। अच्छा, एक चीज अभी हम आपको बता देते हैं जिसका प्रूफ आप नेक्स्ट चैप्टर में सीख पाओगे अच्छे से, ठीक है। अगर किसी चीज को स्मूथ इंक्लाइन पे छोड़ रहे हो, अगर ये काफी हैवी है तो इसके अंदर थोड़ा बहुत हरकत भी होता तो उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन जी साइन थीटा से स्लाइड करेगा, ठीक है। ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन जी साइन थीटा से स्लाइड करेगा। और मान लेते हैं जब फेंका जा रहा है उस समय बॉक्स की वेलोसिटी u नॉट हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? u नॉट। कब? जब इस पार्टिकल को फेंका जा रहा है, ठीक है। अच्छा, बॉक्स को हैवी बोलने का एक और रीजन है कि बॉक्स अगर हैवी नहीं होता तो इस पार्टिकल को फेंकने से बॉक्स के रफ्तार में भी परिवर्तन आ जाता, ठीक है, जिसको हम लोग सेंटर ऑफ मास और मोमेंटम चैप्टर में अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे, ठीक है। हम बॉक्स के फ्रेम में चले जाते हैं। किसके फ्रेम में चले जाते हैं? बॉक्स के फ्रेम में। तो बॉक्स के फ्रेम में बॉक्स चलता नहीं दिखेगा, सिंपली आपको दिखेगा, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, कि एक पार्टिकल है जिसको यू से प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है। चलो, अब तो इतने देर में आप तुक्का भी मारना सीख गए होंगे कि यहाँ पे एक्सिस कैसे लेना बेस्ट होगा। इसको हम एक्स ले लेते हैं और इसको वाई ले लेते हैं, है कि नहीं। तो आप लिख सकते हो कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, है ना। सब किसके फ्रेम में बात कर रहे हैं? इन बॉक्स फ्रेम, इन बॉक्स फ्रेम। तो जो भी लिख रहे हैं वो बॉक्स के रिलेटिव लिख रहे हैं, ग्राउंड के रिलेटिव नहीं लिख रहे। कोई दिक्कत? तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स, इसको कंपोनेंट में करो तो आप लिख सकते हो u cos अल्फा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप। कोई दिक्कत? अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, तो जब ये पार्टिकल को फेंका गया तो इस पे एकमात्र फोर्स ग्रेविटी का लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? g डाउनवर्ड होगा। क्या होगा?
जी डाउनवर्ड होगा, तो इसको लिख सकते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इस डायरेक्शन में होगा। अगर आप चाहो तो इसको कंपोनेंट फॉर्म में कर सकते हो ना। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना। ये x, ये y और ये g, ठीक है। ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो g का दो कंपोनेंट, एक इधर g cos थीटा और एक इधर g sin थीटा। बिल्कुल ध्यान से सुनो, g cos थीटा और g sin थीटा, ठीक है। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कैन बी रिटन एज माइनस जी कॉस थीटा जे कैप माइनस जी साइन थीटा आई कैप, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स तो माइनस जी साइन थीटा आई कैप। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स, this will come out to be minus g cos थीटा j कैप। ध्यान से सोचो तो ये कुछ ऐसा सिचुएशन है कि पार्टिकल को ऐसे फेंका गया, ठीक है। अगर इस एक्सिस में बात कर रहे हैं तो इसका सिर्फ एक एक्सेलरेशन का एक ही कंपोनेंट है इस फ्रेम में, कितना, नीचे की तरफ g cos थीटा। कुछ याद आ रहा है? ये तो वैसा ही सिचुएशन है जब पार्टिकल को u से फेंकते हैं थीटा पे और एक्सेलरेशन g हो, तो रेंज कितना होता है, रेंज कितना होता है, सीधा सीधा फॉर्मूला आप लगा सकते हो। रेंज होता है, एकमात्र सवाल शायद जेई का जिसमें रेंज का सीधा फॉर्मूला यूज हो रहा है ना। ये हो जाता है आपका यू स्क्वायर, है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अरे होता है, यहां भी देखो सिचुएशन बिल्कुल ऐसा ही है। यहां पे भी देखो, ये एक्स एक्सिस इसको हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं, वाई एक्सिस वर्टिकल, एक्सेलरेशन सिर्फ वाई में है, सिर्फ वाई में है, एक्स में एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट नहीं है। हाँ, सिर्फ अंतर इतना है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू अब की बार क्या है, जी नहीं है, जी कॉस थीटा है। तो सिंपली यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा, जो रेंज होगा इस केस में पी क्यू, वो आप लिख सकते हो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा। खत्म। अरे बात समझ में आई, बात समझ में आई पक्का? तो जल्दी से नोट डाउन करो, इसको जल्दी से नोट डाउन करो ताकि हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलें। चल, इसका सेकंड पार्ट देखो कितना इंटरेस्टिंग है कि हमेशा वैसे ही एक्सिस चूज करें ऐसा जरूरी नहीं। अगेन अ गुड चॉइस ऑफ एक्सिस विल मेक एवरीथिंग क्वाइट इजी। कैसे बोल रहा है कि इसी चीज को जब एक ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर देख रहा है, ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर देख रहा है, तो वो पा रहा है कि इसका हॉरिजॉन्टल में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इस पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ये कौन पा रहा है? ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर। इस वाले को तो बिल्कुल दिख रहा है, ऐसे अगर डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है तो उसका कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा। बॉक्स वाले को जो दिख रहा है ना, बोल रहा है नहीं, बॉक्स वाले के लिए बात नहीं कर रहा, एक दूसरा ऑब्जर्वर भी खड़ा है जो ग्राउंड पे खड़ा है, उस बंदे को दिखा कि ये पार्टिकल ऊपर गया और वापस आ गया, उस बंदे को दिखा ये पार्टिकल ऊपर गया और वापस आ गया, ठीक है। तो उस समय जब इस पार्टिकल को फेंका जा रहा था, तो उस समय बॉक्स की वेलोसिटी यू नॉट जो थी वो कितनी थी, यू नॉट कितनी थी? यू नॉट दिया हुआ नहीं था सवाल में, यू नॉट हम माने थे। अब ये काम में आएगा, ठीक है। अब आप सोचोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? कभी आप बोलते हो पी से चला क्यू पे गिरा, बिल्कुल गिरा, जो बॉक्स के अंदर था उसको दिखा पी से चला क्यू पे गिरा, लेकिन ग्राउंड वाले को दिखा कि ये बिल्कुल सीधा चला। अब बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। असल में हुआ क्या होगा, ये पार्टिकल ग्राउंड से बता रहा है, ये ऐसे ऊपर जाके नीचे आया होगा, उतने देर में ये पॉइंट, ये बॉक्स पूरा का पूरा खिसक गया होगा, सच दैट क्यू यहां पे पहुंच गया होगा, क्यू पॉइंट पी पे पहुंच गया होगा, है ना। मतलब अभी पॉइंट पी जहां पे भी है उसके रिलेटिव ग्राउंड पे मान लो, उसके रिलेटिव इस इंक्लाइन पे पॉइंट है 1, और क्यू जहां पे है उसके नीचे, जस्ट नीचे जो पॉइंट है इंक्लाइन पे, उसको मान लो 2। तो इसी चीज को ग्राउंड वाला कैसे एक्सप्लेन करेगा वो सुनो। उसको भी दिखेगा
कि ग्राउंड वाले को बिल्कुल दिखेगा पार्टिकल ऊपर गया और नीचे आया, लेकिन उसको दिखेगा कि फेंका पी से गया और क्यू पे गिरा। पता है क्यों? क्योंकि ग्राउंड वाले को दिखेगा कि ये क्यू स्लाइड करके यहां पहुंच चुका। कहां पे? 1 पे। कहां पहुंच चुका है? 1 पे। दिस विल बी द एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब, ध्यान से सुनो, इसका मतलब जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट मस्ट बी वर्टिकल, दैट मस्ट बी वर्टिकल होना चाहिए। मतलब उसका हॉरिजॉन्टल में कोई कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे समझो कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स प्लस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉक्स। ध्यान से सुनो, मतलब इन दोनों वेक्टर का सम ये है, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स प्लस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉक्स, जिसको हम u0 से दिखा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मतलब ग्राउंड के रिलेटिव जो इस पार्टिकल की वेलोसिटी है, असल में वो इस वेक्टर और ये जो u0 वेक्टर है, ध्यान से सुनो, ये इस वेक्टर का सम है। यह है पार्टिकल की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स और ये है बॉक्स की वेलोसिटी, और इन दोनों का सम, ध्यान से सुनना, इन दोनों का सम इस डायरेक्शन में आना चाहिए, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तभी तो ग्राउंड वाले को दिखेगा। ये जो पार्टिकल है, ग्राउंड वाले को कैसे दिखना चाहिए कि ये बिल्कुल वर्टिकली प्रोजेक्ट किया गया। इस डायग्राम को हम अलग बनाते हैं। ये इंक्लाइन कितना एंगल बना रहा? थीटा। यहां से अल्फा एंगल पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, और बॉक्स की वेलोसिटी ऐसे दिखाओगे u0, और इन दोनों का जो वेक्टर सम है वो किधर आना चाहिए? इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। मतलब इन दोनों का जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। अरे तभी तो पार्टिकल के वेलोसिटी का x कंपोनेंट 0 होगा। कब? जब इन दोनों को जोड़ने से जो वेलोसिटी मिल रही है उसका x कंपोनेंट 0 कब होगा? जब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो क्यों ना हम इस एक्सिस को ही एक एक्सिस मान ले, हॉरिजॉन्टल को यहां पे x मान लेते हैं और वर्टिकल को y मान लेते हैं। अब हम जानते हैं कि इन दोनों वेलोसिटी का सम y में आना चाहिए, मतलब इस वेक्टर का x कंपोनेंट और इस वेक्टर का x कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। तो इसका कंपोनेंट x में कितना आ जाएगा? u cos थीटा प्लस अल्फा, और इसका कंपोनेंट x में कितना आ जाएगा? u0 cos थीटा, क्योंकि ये थीटा तो ये थीटा, और ये दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर। तो u0 cos थीटा मस्ट बी u cos थीटा प्लस अल्फा। तो u0 बराबर u cos थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय cos थीटा। दिस इज योर आंसर। अगर आप यहाँ पे एक्सिस गलत तरीके से चूज करते हो, बिल्कुल कंपोनेंट वंपोनेंट लेके टाइम पास करते हुए, है ना, खूब सॉल्यूशन आएगा। और अगर यहाँ पे आप सही से एक्सिस चूज करते हो सेकंड पार्ट में, 2 लाइन का सॉल्यूशन, सही से फ्रेम चूज करते हो पहले पार्ट में, 2 लाइन का सॉल्यूशन, है ना। तो आई होप अब आपका रिलेटिव का फंडा काफी क्लियर हुआ होगा, आपके नेट मोशन का फंडा काफी क्लियर हुआ होगा, और आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली जो हम सीख रहे हैं दैट इज द चॉइस ऑफ एक्सिस, है ना, दैट इज द चॉइस ऑफ एक्सिस। और ये कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट। पक्का? तो आई होप आपको काइनेमेटिक्स में खूब मजा आया हो, और जेई का ये सवाल करके भी आपको खूब अच्छा लगा हो कि जेई टफ सवाल नहीं पूछता है, जेई टफ कॉन्सेप्ट पूछता है। और टफ कॉन्सेप्ट का मतलब होता है आपका बेसिक्स का क्लियर होना। टफ कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं कि 11th 12th की जगह
बीएससी और एमएससी का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। टफ कॉन्सेप्ट का मतलब वो आपके हर एक छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट पे चोट करता है। पक्का? तो आई होप अब आपको फिजिक्स पढ़ने का मजा आ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग का काइनेमेटिक्स भी न्यूटन्स लॉ भी स्टार्ट हो गया, तो जरूर आप उसको भी कंटिन्यू करें। थैंक यू।